नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 15 कामचोर के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ समास व उसके भेदों पर आधारित है। हम अपने पिछले पाठ में तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के विषय में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, पिछले पाठों में आप तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं। आइए अब अन्य समास पढ़ें। नीचे अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए व समझिए। पहला समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है। और इसका समस्त पद क्या है? बेनकेल और पतली पतली। और यदि हम इस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? बेनकेल का बिना नकेल के और पतली पतली का बिल्कुल पतली। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? जिस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता और जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि धीरे, अब, वाह, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है और इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे प्रति, धन, दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति क्या है? अव्यय है और प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है, ठीक है। अब अगला है कर्मधारय समास। इसका समस्त पद क्या है? पुरुषोत्तम और कमल नयन। पुरुषोत्तम का यदि हम विग्रह करें तो क्या बनेगा? पुरुषों में उत्तम। और कमल नयन का विग्रह करने पर क्या होगा? कमल के समान नयन, ठीक है। और कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। विशेषण, विशेषण आपको पता ही है क्या होता है। पहला पद विशेषण बताया गया है इसमें कर्मधारय समास में। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है। और विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। उसी तरह से उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। और उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, ठीक है। उपमान होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है। और उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला समास, बहुव्रीहि समास। चारपाई और तिरंगा, ये क्या है? इसके समस्त पद। और इनका विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा? चारपाई का चार पाए हैं जिसके, यानी कि चारपाई या खाट। और तिरंगा तीन रंग हैं जिसमें, यानी कि हमारा राष्ट्र ध्वज। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, एक दंत। हमने उदाहरण क्या लिया? एक दंत, यानी कि एक दांत वाला। अब कौन है एक दांत वाला? गणेश जी, है ना। तो यहाँ पर एक और दंत में से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद, यानी कि गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से इन्हें और अच्छे से समझेंगे।
अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की। अब यहाँ पर आजीवन शब्द में पूर्व पद अव्यय है तथा प्रधान है। आजीवन शब्द में जो पूर्व पद है वो अव्यय है और प्रधान भी वही है। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया है। अब उदाहरण देखते हैं इसके। नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद है आमरण और इसका विग्रह करेंगे मरण तक या मृत्यु तक। गली गली, प्रत्येक गली, विग्रह क्या होगा इसका? प्रत्येक गली। प्रतिदिन, दिन दिन। भर पेट, पेट भर के। यथा समय, समय के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। अब नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब हमें विग्रह दिया गया है, हमें उसे समस्त पद में बदलना है। जन्म से लेकर, यानी कि समस्त पद क्या बनेगा? आ जन्म, आ जन्म। प्रत्येक घर, घर घर। विधि के अनुसार, यानी यथा विधि। प्रति एक, प्रत्येक। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। हर घड़ी, घड़ी घड़ी। तो ये सभी उदाहरण अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ठीक है, अब आगे हम कर्मधारय समास के विषय में पढ़ेंगे। कुसुम कोमल राम को सन्यासी वेश में वन की ओर जाते देख ग्राम की स्त्रियां व्यथित हो गई। अब यहाँ पे कुसुम सा कोमल, दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध है। अब कुसुम सा कि कुसुम के समान कोमल, यहाँ पे तुलना की जा रही है ना कि कुसुम के समान, कुसुम की तरह कोमल है वो। ठीक है ना, तो दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध है या विशेषण विशेष्य संबंध। जिस समस्त पद में पूर्व पद व उत्तर पद में परस्पर उपमेय उपमान तथा अथवा विशेषण विशेष्य संबंध होता है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य संबंध, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब आगे उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद है महात्मा, विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी बादलों के समान श्याम। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 7। इसमें हमें विग्रह दिए गए हैं और हमें उसे समस्त पद में बदलना है। चंद्र के समान मुख, यानी कि चंद्रमुख। महान है जो आत्मा, उसका समस्त पद क्या बनेगा? महात्मा। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। मृग के समान लोचन, मृग लोचन। विद्या रूपी धन, विद्या धन। तो ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, जिसमें ये इस तरह के शब्द आ जाएं। चंद्र के समान, महान है जो आत्मा, प्राणों के समान, विद्या रूपी। तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा और उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य संबंध होगा। या तो उपमेय उपमान पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का, या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। तो आगे हम बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। चक्रधर ने जरासंध का सिर धड़ से अलग कर दिया। चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं। चक्रधर का अर्थ क्या दिया गया है? चक्रधर समस्त पद है और उसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला अर्थात
श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जिस समास पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। ये समस्त पद हैं, हमें उसे विग्रह करना है। गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला। अब गिरि को धारण किसने किया था? कृष्ण भगवान ने। गिरि यानी पर्वत। तो यहाँ पर गिरिधर, ये दोनों उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करने हैं, यानी कि कृष्ण की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा? गिरिधर का विग्रह, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके। चक्रपाणि का अर्थ होता है हाथ। तो किसके हाथ में चक्र है? भगवान विष्णु के हाथ में। ठीक है। दशानन, 10 आनन है जिसके। दशानन, ये आप सभी को पता है किसकी ओर संकेत हो रहा है? रावण की ओर। उन्हीं के 10 सिर थे। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला। अब पीले वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण भगवान। यदि यहाँ पर ये कर्मधारय में भी आता है ये उदाहरण पीतांबर, अगर हम वो विग्रह पर निर्भर करता है कि हम विग्रह किस तरह से उसका कर रहे हैं। यदि हम करते हैं पीतांबर का विग्रह करते हैं पीत है जो अंबर, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि हम विग्रह करते हैं पीले वस्त्रों वाला यानी श्री कृष्ण, और मान लीजिए अगर आपके पास विग्रह आ जाता है कि पीले वस्त्रों वाला, तो अर्थात पीतांबर। पीले वस्त्र वाला यानी कि पीतांबर। तो आपसे पूछा जाए कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है, तो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। लेकिन अगर आए कि पीत है जो अंबर, यानी कर्मधारय समास। ठीक है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। किसका है नीला कंठ? शिव जी का, शिव का। और ये उदाहरण कर्मधारय में भी आता है कि नीला है जो कंठ, जो कंठ नीला है, वो कर्मधारय समास। अगर हम विग्रह करते हैं नीला कंठ है जिसका, वो शिव, यानी बहुव्रीहि समास। गजानन, गज जैसे आनन वाला। गजानन, गज जैसे आनन यानी सिर वाला, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके। किसके हैं 4 मुख? ब्रह्मा जी के। ठीक है। तो जहां पर उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां पर क्या होगा? हमारा बहुव्रीहि समास। और चतुर्मुख, ये जो द्विगु समास है उसमें भी आता है ये उदाहरण, जिसमें संख्यावाची विशेषण होते हैं। चतुर्मुख जैसे 4 मुख, 4 मुखों वाला। इसमें तो ब्रह्मा आ जाएगा कि 4 मुखों वाला या 4 हैं मुख जिसके, तो यहाँ पर तो ब्रह्मा आ जाएगा। लेकिन आ जाए कि चतुर्मुख, अगर विग्रह हम इस तरह से करें कि 4 मुखों का समूह या समाहार, तो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास के। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। विग्रह, निशा में विचरण करने वाला। निशा यानी रात में चलने वाला। निशाचर, समस्त पद क्या होगा? निशाचर यानी राक्षस। ठीक है। मृग जैसे नयनों वाली। मृग नयनी, मृग जैसे नयनों वाली, मृग नयनी। लंबा है उदर जिसका। किसका है लंबा उदर? पेट किसका है लंबा? लंबोदर। समस्त पद क्या बनेगा? लंबोदर, यानी अर्थात भगवान गणेश। 3 नदियों का संगम स्थल, जहां पर 3 नदियां मिलती हैं।
उसे क्या कहेंगे? त्रिवेणी। समस्त पद क्या बनेगा? त्रिवेणी। और त्रिवेणी ये वाला उदाहरण हमें द्विगु समास में भी देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा? 3 वेणियों यानी नदियों का समाहार या समूह। तो अब वहां पर क्या होगा? द्विगु समास। और यदि आता है 3 नदियों का संगम स्थल, त्रिवेणी, अर्थात कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास। महान है आत्मा जिसकी, समस्त पद क्या होगा? महात्मा। और यदि विग्रह आ जाए महान है जो आत्मा, तो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास। विग्रह पर निर्भर करता है कि विग्रह किस ढंग से किया जा रहा है। मक्खी को भी चूसता है जो कंजूस, वैसे उसे कंजूस कहते हैं, पर यहाँ पे इसका समस्त पद क्या दिया गया है? मक्खी चूस। आगे हैं हमारे आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सरल संयुक्त या मिश्रित वाक्य लिखिए। वाक्य दिया गया है, माँ भोजन पका रही हैं। ये कौन सा वाक्य है? वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य है ये। ठीक है, ये सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य के विषय में हम अपने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। रीना ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है ये, क्योंकि यहाँ पर की लगा हुआ है। ठीक है, और उसके जो आगे वाला जो ये पद है, वाक्य है, वो इस पर आश्रित है। बच्चे बहुत थके हुए थे इसलिए वे जल्दी सो गए। अब यहाँ पर इसलिए एक योजक शब्द है, इन दोनों पदों को, वाक्यों को इसने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य है। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगी, ये भी, इसमें भी की लगा हुआ है, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, सरल वाक्य। सूरज निकल आया है और तुम अभी तक नहीं उठे। अब ये और भी क्या है? योजक शब्द है, और जहाँ पर योजक शब्द आ जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। खेल कूद, बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। भारी भरकम, मजदूरों ने भारी भरकम सामान उठाया। पेड़ पौधे, मेरे घर के चारों ओर अनेक पेड़ पौधे हैं। चाय वाय, मेहमानों के लिए चाय वाय का प्रबंध किया जाए। इन वाक्यों के अलावा आप अपनी ओर से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके भेद का नाम लिखिए। अब यहाँ पर वाक्य क्या है? मधु ने सेब खाया। तो हमें बताना है कि क्रिया का कौन सा भेद है। अब पहले हम जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या, कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। नदी बह रही थी, तो यहाँ पर बह रही थी क्या है? वो भी क्रिया का उदाहरण है। तो बहने की वहाँ पर क्रिया हो रही है। और इसके 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर नहीं, कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया, जो भी क्रिया हो रही है, उसका जो फल है, उसका जो असर है, प्रभाव है, वो कर्म पर नहीं पड़ता। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है। अब मोर क्या है? यहाँ पर कर्ता है, नाचने की क्रिया हो रही है और उसका सीधा सीधा प्रभाव मोर पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। मोहन हंसता है, यहाँ पर भी हंसने की क्रिया हो रही है और उसका पूरा पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक,
जिस क्रिया का प्रभाव या असर कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता आवश्यकता बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने बेर खाए, अब यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है और राम कौन है? कर्ता है और बेर की कर्म है। ठीक है, अब जहां पर अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बेर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अब जैसे अगर हम यहाँ से बेर हटा दें, राम ने खाए, अब यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि राम ने खाए, लेकिन क्या खाए? फल खाए, मिठाई खाई, बेर खाए, क्या खाए? तो यहाँ पर आवश्यकता बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। और हमें उत्तर क्या मिलेगा? राम ने क्या खाए? बेर खाए, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक में क्या होता है? दोबारा समझते हैं। अकर्मक में जिसमें जो क्रिया है उसका प्रभाव जो है वो कर्म पर नहीं, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, वो होगी अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जैसे मधु ने सेब खाया, मधु, अब यहाँ पर मधु क्या है? कर्ता है। सेब क्या है? सेब क्या है? यहाँ पर कर्म है और खाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, तो अब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि सेब पर, तो यहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। मैंने घड़ी खरीदी, मैंने क्या है? कर्ता, खरीदना यानी क्रिया, और घड़ी कर्म, तो यहाँ पर भी खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ा? क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्म पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अब यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया क्या है? यहाँ पर कर्ता, और बैठी है क्या है? क्रिया। तो चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। सीधा सीधा पता लग रहा है हमें। चिड़िया बैठी है, चिड़िया होगी कर्ता, बैठी है क्रिया, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता, पतंग हो गया कर्म, और उड़ाना क्या होगी? क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सोहन पढ़ रहा है, अब यहाँ पर सोहन क्या है? कर्ता, और पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया। लेकिन यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। कई बार क्या होता है? कई बार कर्म उपस्थित नहीं होता, परंतु कर्म की आवश्यकता जो है वो बनी रहती है, तो ऐसी क्रियाएं भी क्या होंगी? सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, जैसे हमने ये उदाहरण ही देखा, सोहन पढ़ रहा है। अब हमें यहाँ पर सोहन क्या पढ़ रहा है? तो अब हमें यहाँ पर आवश्यकता बनी हुई है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि सोहन अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कि क्या पढ़ रहा है वो, है ना? तो यहाँ पर भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब ये वाक्यांश दिए गए हैं, हमें इनके लिए एक शब्द लिखना है। दूर की सोचने वाला, उसके लिए एक शब्द है दूरदर्शी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जिसकी गहराई का पता ना मिल सके, अथाह। अपने आदर के प्रति सचेत, स्वाभिमानी। जो अपने आदर के प्रति सचेत, उसका क्या आएगा? स्वाभिमानी।
अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। कामचोर कहानी में पानी की बहुत बर्बादी दिखाई गई है। आप पानी बचाओ जल संरक्षण पर 2 स्लोगन लिखिए और एक विज्ञापन बनाइए। स्लोगन आपको पता है, जैसे वो किसी भी विषय पर नारा, और एक विज्ञापन हमें बनाना है। तो आप इस प्रश्न को स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी 2 स्लोगन लिख सकते हैं आप, जैसे जल ही जीवन है, और दूसरा हम लिख सकते हैं पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। इनके अलावा और भी बहुत से जल संरक्षण, पानी बचाओ पर बहुत से स्लोगन्स हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने लिखना है। और छोटा सा विज्ञापन भी आप इस तरह से बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं जल बचाओ जीवन बचाओ, और जल प्रकृति का है अमूल्य उपहार, इसका संरक्षण कर लाएं जीवन में बहार। तो इस तरह से एक छोटा सा विज्ञापन आप जल बचाओ जल संरक्षण पर बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 15 कामचोर के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।